ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाला फेज हो, ऊपर वाला न्यूट्रल, तो नीचे पैर के रास्ते करंट घुस जाएगा और ठोड़ के रास्ते में देख लेगा कि जाने का रास्ता है तो मार देगा इसको, इसे मरेगा ये। तो उम्मीद करता हूँ ये पक्षी वाला आपको समझ में आ गया होगा। खान साहब ने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सोल्व करेंगे सन 2013 फिजिक्स। कल ही मैंने एक शॉर्टकट बताई m/a, यानी कि इनकी मल्टीप्लीकेशन बटे एडिशन। ये लगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज है इसके पास। लेकिन ये आदमी को देखिए बकलोलवा को अपने जमीन पर खड़ा है, तो जमीन से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा क्योंकि करंट को जाने के लिए न्यूट्रल जमीन है, सबसे बड़ा न्यूट्रल जो होता है वो जमीन होता है। तो ये तो न्यूट्रल ऑलरेडी है और इसके ऊपर से ये किसी लोहे के छड़ द्वारा इसको छू दिया है, तो ये तो छू के ले आया है किसको, ये तो लेके आ रहा है फेज को, अपने पैर जमीन पर खड़ा है, मिल गया न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल मिल गया, मारेगा इसे जो मरेगा। कभी रेलवे स्टेशन में जाओ जब देखना इन डब्बों पे लिखा रहता है कि लूज संटिंग नहीं करें, लूज संटिंग नहीं करें। क्यों कहना E बराबर BC, जैसे BCB नहीं हुआ, अगर BC बैकवर्ड क्लास। डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन इज फेवरेट पर्सन हो गया हमारा, याद भी हो चुका है, 25 सेंटीमीटर और 0.25 मीटर। उसकी जो फ्रीक्वेंसी की बात आई ना, तो मैंने एक डायलॉग दे रखा है, क्या है बताओ। रेडियो मिर्ची, आई लव यू, एक्सरे और गामा रे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 2013 का सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का सेट ए के हमने एक नंबर के पर्सन सोल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। आपने हमारी वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सोल्व करेंगे सन 2013 फिजिक्स पेपर सेमेस्टर 1 एक नंबर के पर्सन। तो पहला पर्सन हमारा, ए बर्ड सिटिंग ऑन ए हाई टेंशन पावर लाइन। हाई टेंशन पावर लाइन, देखो टेंशन का मतलब होता है वोल्टेज, वोल्टेज को टेंशन भी बोलते हैं। तो कोई एक पक्षी बैठा है हाई टेंशन पावर लाइन के ऊपर, तो उसके साथ क्या घटना घटेगी, क्या वो मर जाएगा, क्या उसको माइल्ड शॉक लगेगा। माइल्ड का मतलब सौम्य झटका, जैसे लक्स साबुन होता है ना, माइल्ड। तो ऐसे क्या होगा उसके साथ, या उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले एक खान सर की वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया था कि करंट के दो रास्ते होते हैं, एक तो जिसमें से करंट जाता है वो, और एक वापस आने के लिए उसको हम अर्थिंग करते हैं, ठीक है। और हमारा जो पक्षी है वो ऑन ए हाई टेंशन वायर, वो एक इसके ऊपर ही बैठा है, और ये मान लो पक्षी को हम थोड़ी शेप दे रहे हैं, ठीक है। तो जो पक्षी जो है ये, इसके साथ क्या घटना घटेगी, इसके साथ कोई भी घटना नहीं घटेगी। इट इज़ नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली, ना इसके कोई झटका लगेगा ना कोई और। झटका कब लगेगा, झटका जब लगेगा जब ये इस वाले वायर को भी टच कर देगा। जब इसको भी टच कर देगा तो करंट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये मर जाएगा। लेकिन वो तो आराम से बैठा है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो ना नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली भी निशान लगा देंगे, नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली, ठीक है। ये पर्सन आपने देख रखा होगा, जो हमने वो खान सर की वीडियो दिखाई थी उसमें था ये पूरा। का झटका नहीं लग सकता है। करंट कहता है कि हम चले जाएंगे, जैसे हमको लौटने का रास्ता मिल गया तभी हम करंट मारेंगे। अगर लौटने का रास्ता नहीं है ना तो हम करंट मारेंगे ही नहीं मारेंगे। तो जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही होती है, इसमें न्यूट्रल जानबूझ के नहीं दिया जाता है कि गलती से भी कोई इसे टच कर जाए तो उसे केवल फेज मिले। अगर न्यूट्रल दे देंगे तो लौटने का रास्ता मिल जाएगा, उसे करंट मार देगा। इसमें देखिएगा यहाँ पर पक्षी बैठे हुए हैं, इन पक्षियों को करंट नहीं मारेगा क्योंकि ये केवल फेज पर बैठे हैं। न्यूट्रल मिलेगा तभी मारेगा। यहाँ इस पक्षी को देखिए, इसमें भी देखेंगे एक फेज है, ये 3 तो फेज हो गया, और एक हम ब्लैक कलर से कर देते हैं और ये वाला हो जाएगा आपका न्यूट्रल। इस तीनों में से एक जो होता है, 4 में से एक जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब जैसे ये देखिए, ये पक्षी फेज पे बैठा है, ये भी फेज पे, ये भी फेज पे। दो फेज पे बैठने से कभी करंट नहीं मारेगा, लेकिन जैसे ये न्यूट्रल पे टच हो जाएगा इसको करंट मार देगा। जैसे यहाँ देखिए ना, बकलोलवा को ये क्या किया, अपने पंजा से इसको पकड़े हुए है और ठोड़ से, चोट से इसको पकड़ लिया है। लेकिन मान लिया कि एक तो ये वाला क्या है, फेज है, और दूसरा ये नीचे वाला न्यूट्रल है।
तो यहाँ से इसके ठोड़ से तो करंट घुस जाएगा, और करंट जैसे पैर के पास आएगा उसको समझ गया कि अरे भैया जाने का रास्ता मिल गया, न्यूट्रल मिल गया, मार इसको, झनाक से उड़ जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाला फेज हो, ऊपर वाला न्यूट्रल, तो नीचे पैर के रास्ते करंट घुस जाएगा और ठोड़ के रास्ते से देख लेगा कि जाने का रास्ता है तो मार देगा इसको, इसे जुड़ा मरेगा ये। अगर ये फेज और न्यूट्रल पर बैठा है तब देखेंगे यहाँ बैठा हुआ है, ये कौवा फेज पर बैठा हुआ है तो इसको करंट नहीं मारेगा क्योंकि न्यूट्रल नहीं है इसके पास। लेकिन ये आदमी को देखिए, बकलोलवा को, अपने जमीन पर खड़ा है तो जमीन से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा, क्योंकि करंट को जाने के लिए न्यूट्रल जमीन है, सबसे बड़ा न्यूट्रल जो होता है वो जमीन होता है। तो ये तो न्यूट्रल ऑलरेडी है और इसके ऊपर से ये किसी लोहे के छड़ द्वारा इसको छू दिया है, तो ये तो छू के ले आया है किसको, ये तो लेके आ रहा है फेज को, अपने पैर जमीन पे खड़ा है, मिल गया न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल मिल गया, मारेगा इसे, जो मरेगा। देखिए रेलवे, तो उम्मीद करता हूँ ये पक्षी वाला आपको समझ में आ गया होगा। खान साहब ने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे फेज होता है, कैसे उसमें होता है। जब दोनों टच होते हैं तो करंट का आने जाने का रास्ता मिलता है तो ही आदमी मरता है या पक्षी मरता है। नेक्स्ट अपना पर्सन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, डियर स्टूडेंट्स ये याद रखना इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इसको बड़े के से लिखते हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम इज, अगर कोई पूछे वैक्यूम का तो के वैक्यूम याद रखना 1.000, 3 याद रख लो। एक और हो, अगर मान लो पूछे एयर का तो एयर का होगा 1.006, ठीक है। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन पी एंड ई इज टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो ये मैक्सिमम कब होता है, थीटा मैक्सिमम कब होता है, थीटा मैक्सिमम कब होता है 90 डिग्री के ऊपर। तो इस पर 90 डिग्री के ऊपर टिक लगा लो। व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल आर विल बी, अगर 2 रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, रजिस्टर तुम समझ गए होगे, कल बल्ब दिखाए थे, प्रेस होगी, कोई भी चीज़ जिसमें बिजली जा रही हो रजिस्टर का रोल करता है। ये मान लो R1 है, R2, तो RS किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2। तो ये 5% समझ में आ गए। ये देखो आगे और छोटे छोटे बच गए, इनको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, दिखाई देगा होगा। पर्सन नंबर 6, पर्सन नंबर 6 वो कहते हैं इनके मान बताओ, क्या इसका उत्तर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लगाते हैं कैची सिस्टम, इनको काट लो, दोनों काटोगे धागा बढ़ेगा सीधा, दोनों सीरीज बन जाएंगे। सीरीज में क्या उत्तर आता है, अभी पीछे वाले पर्सन बताया था R1 जमा R2, तो ये पर्सन हो जाएगा मेरा 4 जमा 4, 4 जमा 4 करोगे तो कितना बनेगा, 1 मिनट, इनको हम ऐसे डायग्राम वाइज करके लेते आते हैं। देखो ये वाला जो डायग्राम इसके बराबर हो जाएगा 4 4 8, ठीक है। 4 दोनों सीरीज में जोड़ोगे तो क्या उत्तर आएगा 8, ये बन गया 8 और ये भी बन गया 8। और दो रजिस्टर जो पैरेलल में हो तो उनका उत्तर निकालना। कल ही मैंने एक शॉर्टकट बताई M/A, यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन बटे एडिशन, ये लगा दिया करो। मल्टीप्लिकेशन हो गया 8 गुणा 8 बटे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 8 दूनी 16, 2 चौके 8, तो 4 उत्तर है हमारा, ठीक है। ऐसे कर लेना। 2 स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेवकूफ़ बना दिया, यहाँ पे अगर वो लिखता कि करंट फ्लोइंग इन द 2 पैरेलल वायर्स, देखो 2 तार है कोई, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं, तो उसने करंट लिखने की बजाय क्या लिख दिया 2 स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की 2 नदियाँ, 2 नदी होगी ना भैया। देखो तो करंट लिखा है नहीं, थोड़ा सा डराने की कोशिश करी है वो सेटर है। तो जब सेम डायरेक्शन में हो तो आप अट्रैक्ट निशान लगाओगे, दोनों के दोनों तार जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या कहते हैं, रिपेल करते। समझ गए मेरी बात। व्हाट इज संट, संट क्या होता है, संट इज ए लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल में लगा होता है किसके, गैल्वेनोमीटर के। जब हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाते हैं तो करते हैं, देखो ये गैल्वेनोमीटर हो गया, इसके साथ देखो पैरेलल में लगा रहता है ये, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको संट बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारी जो ट्रेन होती है, ट्रेन के जब 2 डब्बे जुड़ते हैं ना, तो वहाँ पे जैसे एक डब्बा हो गया ये
मान लो ये ऐसा हो गया और एक दूसरा डब्बा हो गया इधर, तो इन दोनों डब्बों को जोड़ा जाता है ना, देखो ऐसे बीच में करके, तो इन डब्बों के ऊपर भी लिखा रहता है, कभी रेलवे स्टेशन में जाओ जब देखना, इन डब्बों पे लिखा रहता है कि लूज संटिंग न करें, लूज संटिंग न करें। क्यों? क्योंकि अगर लूज संटिंग होगी यानी कि जो यहाँ पे कनेक्टेड इन द पैरेलल, तो वो लूज संटिंग होगी तो डब्बे अलग अलग हो सकते हैं। तो समझ में आ गई। जब भी संट की बात करूँ तो संट का मतलब क्या होता है, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर इज, आइडल एमीटर का तो वही के काम, आइडल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 0, क्योंकि जो मैं बताया था पीछे भी, जो आइडल एमीटर होता है बेस्ट फ्रेंड होता है, ये हमारा ये मैक्सिमम काम करके देता है, मैक्सिमम करंट को नापता है एमीटर। तो जब आई मैक्सिमम होगा, आई इज इक्वल टू V/R, जब ये मैक्सिमम होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम, और मिनिमम कितना होता है, 0। तो भाई 9% हो गए हमारे। तो अगला प्रश्न है, कैन ए कैपेसिटर कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए चोक कॉइल? नो। चोक कॉइल क्या होती है, जैसे पहले पुराने ज़माने में जो बड़ी ट्यूबलाइट आती थी ना, उनको स्टार्टर जो ट्यूबलाइट का चोक बोलते थे। जो बड़ी ट्यूबलाइट हो, किसी घर में लग रही हो, ऐसे देखो जो ट्यूबलाइट होती थी ये वाली, ये इनका स्टैंड होता था, यहाँ पे पीछे ट्यूबलाइट होती है, यहाँ पे एक चौक लगा होता है, यहाँ पे स्टार्टर बोलते हैं उसको। तो कहते हैं क्या कैपेसिटर को हम उसके जगह यूज़ कर सकते हैं? तो नो। इज मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर और वेक्टर? मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे लिखते हैं हम? फाई B.S। तो देखो जब डॉट आ गया तो इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर पर ध्यान लगा। डज द ट्रांसफॉर्मर चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC? ट्रांसफॉर्मर जो है वो खाली वोल्टेज को चेंज करता है, जो मैंने मोदी जी का एग्जांपल देख के पढ़ाया था पूरा पर्सन। तो आपने देखा था कि वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, तो इट चेंजेस वोल्टेज ओनली। ठीक है, वोल्टेज को ही करता है, फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी चेंजिंग नहीं करता है। तो ये हमारा सेट ए का 12% हो गए एक एक नंबर के। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारा सेम 2 शुरू होता है सेट ए, इसके 5% है, वो भी डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आ रखा है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। पहला प्रश्न है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन द EM वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आती है सूर्य से, उनके अंदर 3 वेक्टर होते हैं, EBC। ठीक है, वो पूरी आपने देख रखी है। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर हो गया 1 BC, ये तीनों आपस में 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। ठीक है, तीनों 90 डिग्री के ऊपर होते हैं, EBC। तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, E परपेंडिकुलर B परपेंडिकुलर C, जैसे मैंने पेन का बना के दिखा दिया। और ये भी होता है E बराबर BC। ठीक है, कभी कोई सवाल आ जाए ना तो ये फार्मूला लगा देना, E बराबर BC। जैसे BCB नहीं हुआ, अगर BC बैकवर्ड क्लास तो E बराबर BC। जैसे कई बार B दे रखा हो, E निकलवाए तो C से गुणा कर देना, और C का मान कितना होता है, 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विच इज़ द नियरेस्ट टू द अर्थ सरफेस? धरती के सरफेस के सबसे नज़दीक कौन है? तो इसमें 3-4% बनते हैं। देखो ये हमारी धरती है ना, इस धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर है काफ़ी, वायुमंडल की। इनमें जो 3-4% बनते हैं वो बताता हूँ। धरती के सबसे नज़दीक है ट्रोपोस्फियर। क्लियर? कोई पूछे ओजोन लेयर कहाँ मिलती है? ओजोन लेयर मिलती है स्ट्रेटोस्फियर में। और कोई पूछे कि ये जो रेडियो वेव्स होती हैं वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है? वो होती है आयनोस्फीयर। ठीक है, 3% बनते हैं, तीनों डिस्कस कर लिए। उसके बाद है रडायबर्ग कांस्टेंट। ये पहली बार आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो इसका। 1.03 × 10 की शक्ति 7 मीटर इनवर्स। ये उसमें आता है बोर थ्योरी वाले चैप्टर में, इसका मान याद कर लेना। 1.03 × 10 की शक्ति 7 मीटर इनवर्स। इसलिए 1/λ होता है, 1/λ। तो लैम्डा क्या होती है, मीटर के ऊपर जाके ऊपर हो जाते हैं मीटर इनवर्स। विस्तार से बाद में बताऊंगा। इंडियम इन सिलिकॉन, सिलिकॉन के साथ इंडियम मिलाया जाता है। इन थैला
बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, 3 है, 3 13 है, तो क्या बनेगा पी टाइप। और ये ले लो भाई 20 सी है 41, तो जोड़ करो 3 के निशान से इधर का 20 20, तो नीचे तो 0 होगा, ऊपर 4 41 है, 40 है तो 1 होगा, तो 0n1 किसका होता है, न्यूट्रॉन का। तो इसका उत्तर क्या आएगा, न्यूट्रॉन। तो 5% ये समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गया न्यूट्रॉन। प्रश्न नंबर 6, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एट वी पोटेंशियल। तो ये होता है, याद रख लो, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बटे √V एंगस्टर। ठीक है, कई में ऐसे सवाल पूछता है कि भाई यहाँ पे अगर 100 वोल्ट होता तो बटे 10 कर देते, 1 दशमलव आगे पीछे सरका देते। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन इज फेवरेट पर्सन हो गया हमारा, याद भी हो चुका है, 25 सेंटीमीटर और 0.25 मीटर। पेंसिल इन बिकर विद वाटर सीव्स ब्रोकन ड्यू टू। एक बिकर के अंदर पानी है, उसके अंदर हम पेंसिल डालेंगे, उंगली डालेंगे तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। वो किस वजह से देती है मुड़ी हुई, देखने तो चाहिए थी सीधी, लेकिन वो ऐसे थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो वो होती है रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन, लाइट का अपने रास्ते से मुड़ जाना। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट होती है बताओ, पावर ऑफ लेंस। डी भी लिखते हैं, +D -D लेंस देखा जाता है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो +D और कॉनकेव लेंस है तो -D हो जाती है। हाँ, अभी प्रश्न नंबर 10 है, विच इज़ ट्रू, क्या सत्य है फॉर द फ्रीक्वेंसी। देखो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी की बात आई ना, तो मैंने एक डायलॉग दे रखा है, क्या है बताओ, रेडियो, मिर्ची, आई लव यू, एक्सरे और गामा रे। ये गामा रे होगी, ठीक है, ये याद रखो। किसा भी पर्सन आओ कर दो, ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से है, बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी। तो कहते हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बताओ, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से बड़ी होती है क्या, भाई सबसे ज़्यादा तो किसकी, गामा रे की है। और हमने कंपेयर करनी है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव तो यहाँ पे है, देखो यार, और एक्सरे यहाँ पे है, ये बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, तो वो तो 2 नंबर पे बैठी है और ये बैठी है 6 नंबर पे, तो बड़ी कौन हुई, 2 नंबर वाली। तो ये बड़ा हमारा ऑप्शन सही है, ये गलत है, बराबर भी नहीं होती है, नन ऑफ दिस भी नहीं है। समझ में आ गया। एट रिसीविंग स्टेशन विच फिनोमिना टेक प्लेस, जो रिसीविंग स्टेशन होता है वहाँ पे क्या फिनोमिना क्या होता है, वहाँ पे होता है डीमोडुलेशन। ठीक है, जैसे हमने वो गंगा के अंदर, वो पानी के अंदर कैरियर वेव में एक थोड़ी कोई पानी की बूंद डाल दे तो उसी स्पीड से चलती है, तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और उसको हम कहीं स्टेशन पे जाके अलग कर लें तो उसको क्या बोलेंगे, डीमॉड्यूलेशन। एनर्जी ऑफ द फोटोन होती है E = h²। लेकिन यहाँ पे न्यू किसके बराबर होता है, न्यू इज इक्वल टू C/λ। तो इस पर निशान लगा देना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 2013 का सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का सेट ए के हमने 1 नंबर के प्रश्न सोल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो इनके नोट्स बनाओ और अपना जो क्वेश्चन बैंक है 1K वाला उसको ख़रीदो और इनको बार बार लिख कर देखो। आप देखो सारे वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी साल था, 13 का साल था, 15 का साल था, 20 का था और जो 21 का साल आएगा उसमें भी सारे यही प्रश्न आने। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो फिजिक्स के अंदर ना आपके 95 से ऊपर नंबर आए। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, आप इसी प्रकार काम करेंगे। थैंक्स।